हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है। पहला कथन बोल रहा है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन NCRPF कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही बताया जा रहा है कि जिनको प्रशिक्षण के दौरान अगर चोट लग जाता है तो शारीरिक रूप से जब वो विकलांग हो जाते हैं तो उनको वो सशक्तिकरण करेगा। ठीक है, तो उनके लिए सुविधा प्रदान करेगा। अगला है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ये ऋण नहीं प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अनुसार कौन सा जो है आंसर सही होगा। तो ये इसमें केवल पहला जो है ये सही है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन केवल पहला। ठीक है, आगे है सेकंड नंबर क्वेश्चन की योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था। तो देखिए योजना अवकाश की अगर बात किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना को ध्यान देंगे। योजना अवकाश जो आया था वो देखिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आया था। तो एक आया था देखिए 1951 से 56 था पहला, दूसरा था 56 से 61, तीसरा था 61 से 66 और 66 आने की 1966 से लेकर के देखें 1966 से 1969 ये जो 3 साल का था टाइम, ये जो 3 साल का टाइम था यही वाला था योजना अवकाश का। ठीक है, तो ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखना है प्लूटो, इसका पुस्तक है गणतंत्र, अरस्तु राजनीतिक। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हिंद स्वराज, ये देखिए हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी का है। तो ये क्या है, महात्मा गांधी का है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गलत ढंग से मिलान किया गया है, तो गलत ढंग से कौन वाला है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका गलत मिलान किया हुआ है। बाकी कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल, ये भी आपको पता होगा। आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो ये आपको पता होगा कि विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बोलता है कि निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। तो देखिए इसका जो है वो ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है निर्बाध बाजार नीति। क्या होगा, देखिए निर्बाध बाजार नीति या CRR या बैंक दर या सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्बाध बाजार नीति। ये जो है निर्बाध बाजार नीति जो है ये आपको क्या है कि धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। ठीक है, देखिए आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। पहला ऑप्शन है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप कि फांसीवादी प्रकार की सरकार की सरकार का संसदीय रूप है कि सरकार का समाजवादी प्रकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सरकार का समाजवादी प्रकार। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर बोलता है कि भारतीय महानिदेशक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय महानियंत्रक और लेखा परीक्षक जो है वो किसके लिए कार्य करता है। वो ये कार्य करता है किसके लिए, लोक लेखा समिति के लिए कि प्राक्कलन समिति के लिए कि वित्त मंत्रालय के लिए कि लोक उपक्रम समिति के लिए। तो आप आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के लिए कार्य करता है भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आगे है अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा विधि के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोलता है वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा ये व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, WC बनर्जी जिनको बोला जाता है, इसी ने किया था अध्यक्षता। और ये फिर से पहला जो है वो 1885 में किए थे और फिर से WC बनर्जी ने 1892 में किए थे। इलाहाबाद की जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें 1892 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो ये हो जाएगा, देखिए ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा समिति। ठीक है, समिति हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान रखना है। आगे है कि भारतीय इतिहास के, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। मतलब पूछ रहा है ये कि भारतीय इतिहास में जो है वो कौन से ऐसे दौर था जब क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, मतलब कि क्षत्रिय जो है जाने जाते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। देखिए पहला बोल रहा है कि बुद्ध के युग में, कि मौर्य काल में, कि पश्चिम मौर्य काल में, कि गुप्त काल में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, बुद्ध के युग में। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है कि गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो दांडी मार्च कब हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो इस दौरान नहीं हुआ था। आगे याद रखना है स्वशासन लीग, ये इसके समय भी नहीं हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और इसी के दौरान क्या हुआ था, दांडी यात्रा भी हुआ था। तो बोलता है कि किसका हिस्सा था, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा का हिस्सा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 का बात है। आगे चलते हैं इसमें। अच्छा देखा जाए तो ये गांधी जी जो गए थे, तो ये कब गए थे, दांडी यात्रा जो हुआ था वो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को ये चले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। एक रिट जो है वो किसके द्वारा, मतलब रिट कौन जारी करता है। तो कोई उच्च न्यायालय करता है, कोई उप न्यायालय करता है, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण। तो इसमें आपको याद रखना है कि कोई उच्च न्यायालय जो है ये जारी करता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि रिट जो जारी करने का है ना, वो भाग 3 में, संविधान का भाग 3 अगर आप देखेंगे तो इसमें रिट की बात किया गया है। और धारा 32 के अनुसार जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और धारा 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी करता है। तो 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और 226 के अनुसार हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है ये रिट जारी करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, बोल रहा है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रिट जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच की वृद्धि का अंतर, कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच का अंतर, या फिर प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, या जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। तो देखें आबादी वृद्धि दर कैसे कह सकते हैं, जितना जन्म हुआ जितना मृत्यु हुआ। ठीक है, जन्म और मृत्यु के बीच में से कितना अब जिंदा रह रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आबादी कहेंगे आबादी वृद्धि दर कहेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। तो कार्यांतरण चट्टानों में क्या, तो संरचना को भी परिवर्तित कर देता है और गठन को भी परिवर्तन कर देता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बन जाएगा। कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, तो ये संरचना और गठन दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे है अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो अनेकों प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, विनिमय किसके दौरान होता है। तो विनिमय किसके दौरान होगा, तो ध्यान रखना है कि विनिमय किसके दौरान होता है। तो विनिमय जो होता है वो स्थूल पट के दौरान होता है विनिमय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। तो बहुल बाह्य त्वचा जो पाई जाती है वो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है बोरहाविया में, एमारेंथम में, या फिर एलिएंथस में, या फिर नेरियम कनेर। तो ये हो जाएगा नेरियम में जो है वो बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, बोलता है द्रुमावशेष और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है। यानी कि द्रुमावशेष जो है और बर्न कृषि जो है उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, वेनेजुएला में, कि ब्राजील में, कि सेंट्रल अफ्रीका में, कि मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में द्रुमावशेष और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो बोलता है कि बिहार में जो है मंजूषा चित्र शैली, ध्यान रखिएगा कि यंग क्षेत्र में जो है वो लोकप्रिय थी, यंग क्षेत्र में। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय। तो देखिए हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन होगा, पर्यावरण एवं वन हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन, इसी को हरित मंत्रालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर को देखेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है, बोलता है किस राज्य में अम्मा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है। तो ये कहाँ लागू की गई है, तो ये जो है उड़ीसा में, ये कहाँ उड़ीसा में लागू की गई है, प्रारंभ की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, बोलता है कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज
का लेखक जो है वो कौन हो जाएगा, आर के नारायण। पिछले सेट में भी, सेट नंबर 3 में भी आया है ऐसा क्वेश्चन मालगुडी डेज से रिलेटेड, तो आर के नारायण हो जाएगा। सॉरी, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, आर के नारायण होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आर के नारायण। आगे है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बोलता है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो रणजी ट्रॉफी जो दी जाती है वो क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, ध्यान रखना है। आगे, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया, ठीक है। तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया। बोलता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए, या ट्रांसजेंडर के लिए, या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के लिए, या फिर लिव इन पार्टनर्स के लिए। तो ये जो लागू किया गया, ये कार्यस्थल पर महिलाएं जो कार्य करती है उनका यौन शोषण ना हो, उनके लिए ये लागू किया गया था। भारत सरकार ने इसको 2013 में मान्यता दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इसमें जो है इस नियम को, मतलब कि यौन उत्पीड़न विरोधी कानून जो है, ये 3 दिसंबर 2012 को लोकसभा से पारित किया था। 3 दिसंबर 2012 को लोकसभा से पारित किया गया था, और उसके बाद 26 फरवरी 2013 को, ठीक है, ये राज्यसभा से पारित करके इसको लागू किया गया था, ठीक है। विशेष आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलता है 26 नंबर की, किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो देखिए, ये सभी को पता होगा कि ये धारा 370, अनुच्छेद 370 के अनुसार इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, धारा 370। अच्छा, 364 क्या कहता है, तो 364 कहता है कि व्यक्ति का अपहरण, ठीक है, लिखा गया है व्यक्ति का अपहरण के बारे में। अच्छा, 368 क्या है, तो 368 में अपहृत व्यक्ति को छिपाने का जो करेगा अपराध, उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। और 377 में क्या है, अप्राकृतिक रूप से किसी के साथ यौन संबंध बनाना। अप्राकृतिक रूप से मतलब जैसे किसी को मान लिया जाए कि नशा करवा करके, ठीक है, इस प्रकार से यौन संबंध करना गलत होगा, ये 377 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मैसूर में। ये कहाँ हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। कब, 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। कब, 1950 ईस्वी में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था 1950 ईस्वी में, मैसूर में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य फसलों में ये शामिल है। देखिए, तो ये आसान, खाद्य फसलों में कपास आ गया तो ये नहीं हो सकता है, तंबाकू नहीं हो सकता है, अलसी, एरेंड, हल्दी, अलसी, एरेंड क्या, ये नहीं हो सकता है, खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन, तो ये हो जाएगा खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमन मॉडल पे आधारित था। हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसको देखना है, ठीक है। तो मिला करके देखते हैं कि इसमें कौन सा सही नहीं है। PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन, आगे है CNG तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बिल्कुल सही है। SIT टीम, ये SIT बोलता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आगे है KYC तो नो योर कस्टमर, ये तीनों सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही है। अगर गलत है तो ये कौन है, PIL, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन, ये गलत है, लिखना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। PIL का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सही इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बोलता है सूची को 1 से सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है, देखिए, डायनेकुक, तो डायनेकुक किसके साथ मिलेगा, तो डायनेकुक जो है ये देखिए पुस्तक है, और इधर ये लेखक है, और ये देखिए पुस्तक है। तो डायनेकुक का पुस्तक कौन सा है, तो डायनेकुक का हो जाएगा द न्यू विल्डरनेस। आगे है सित्सी, तो सित्सी का क्या हो जाएगा, सित्सी का हो जाएगा दिस मार्नेबल बॉडी, ऑप्शन नंबर 3। और आगे है डामरेंबगा, ठीक है, तो सॉरी, सित्सी डामरेंबगा, ये तो राइटर का नाम है इसका। आगे है माजा मेंगिस्टे, ये किसका है, तो ये माजा मेंगिस्टे जो है इसका लिखा हुआ कौन सा हो जाएगा, तो ये है द शैडो किंग। और एक जो बच गया अबनी दोषी, ये हो जाएगा बर्न्ट शुगर, ठीक है। तो कहाँ गया, ए के साथ 2 है और बी के साथ 3 है, तो ए के साथ 2 यानी कि ए 2, बी 3 और सी हो जाएगा 1 और डी हो जाएगा
4, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कहाँ है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, ये किस ऑप्शन में होगा, ए का, ये देखिए 2, तो ए का 2, ए का 2 यहाँ पे दिख रहा है, बी का 3, बी का 3 यहाँ दिख रहा है, सी का 1, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इधर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। तो सबसे प्राचीन लौह अयस्क जो होगा वो हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन बोलता है कि महाकाव्य महाभारत रचा गया। तो महाभारत जो है ये किसके द्वारा रचा गया, तो महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा, ठीक है, वेद व्यास के द्वारा। और वाल्मीकि के द्वारा रामायण जब पूछेगा तो वाल्मीकि के द्वारा, और महाभारत अगर पूछेगा तो वेद व्यास के द्वारा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे नगर नियोजन था, बिल्कुल था, व्यापार भी होता था, लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, तो लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, ठीक है, और सैन्य विजय, तो ये सब नगर नियोजन, व्यापार, सैन्य विजय ये सब था। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये नहीं किया गया, लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया, लिपि तो यहाँ पे था ही नहीं था, बस ये चित्रात्मक लिपि था, ठीक है। तो कूटवाचन क्या किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर 3। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, बिहार का राष्ट्रकवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, और रामधारी सिंह दिनकर को जो है वो 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, किस रचना के लिए, तो उर्वशी के लिए मिला था। किस रचना के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, इनकी पहली रचना अगर पूछेगा तो क्या बताना है। अगर इनकी पहली रचना पूछेगा तो सबसे पहली रचना जो है, इनकी सबसे पहली रचना जो है वो प्राणभंग था। क्या था, प्राणभंग, ठीक है, प्राणभंग। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो और इनकी 1-2 रचना है, जो कि एक रेणुका है, ठीक है, एक रेणुका है, रेणुका के साथ साथ एक हुंकार है, रेणुका और हुंकार भी इन्हीं का रामधारी सिंह दिनकर का ही रचना है, ठीक है, तो याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन बोलता है कि डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। देखिए बोलता है कि किसको हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बना, तो ये नंद वंश का जो था घनानंद, उसको हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बना और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। तो नंद वंश का जो घनानंद था अंतिम शासक, उसी को हटा करके ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश का स्थापना किया और राजा बना। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये सबको पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, लागू हुआ था। अच्छा, और यह स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया था। किस चीज़ को, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। लेकिन अगर लागू पूछेगा कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर स्वीकार पूछेगा कि कब कर लिया गया था, अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन अगर पूछेगा लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े। तो राणा प्रताप जो है वो अकबर के विरुद्ध लड़े थे। किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध लड़े थे। और कहाँ लड़े थे, तो देखिए 1576 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ लड़े थे। कौन, महाराणा प्रताप, ठीक है। और अकबर ने चित्तौड़ के विजय के उपलक्ष्य में, चित्तौड़ जो था, चित्तौड़ के विजय के उपलक्ष्य में उसने फतहनामा जारी किया था, ठीक है, फतहनामा जारी किया था। कौन, अकबर ने ये चित्तौड़ की जब विजय प्राप्त कर लिया था अकबर ने, तो उसने फतहनामा जारी किया था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। बोलता है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो देखिए बोलता है कि बिहार में कौन सा ऐसा है मस्जिद जो कि मुगल काल का स्थापत्य कला है। तो पटना स्थित सभी मस्जिद, कि पटना स्थित सैफ खां का मदरसा, कि मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है वो पटना से करीब 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ पड़ता है, और यही जो है वो मुगल काल की स्थापत्य कला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो शिवाजी जो है वो औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे, सबको पता है। देखिए शिवाजी किसके, औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। शिवाजी किसके विरुद्ध लड़े थे, तो औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा, औरंगजेब ने शिवाजी को
मारने के लिए किसको भेजा था? तो शाइस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को भेजा था। कब? 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भेजा था औरंगजेब ने कि जाओ शिवाजी को मार करके आओ। ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया। अगला है यातायात का सस्ता साधन। देखिए, यातायात का सबसे सस्ता साधन जो होगा वो होगा जलमार्ग, क्योंकि जलमार्ग के लिए ना तो रास्ते बनाने पड़ते हैं, ना तो और कुछ उसमें खर्च होते हैं, और सामान भी भारी भारी ढो लेता है और बहुत दूरी तक के लेकर भी चला जाता है। ठीक है, तो यातायात का सबसे सस्ता साधन जो माना जाता है वो जलमार्ग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम या अस्टेटाइट या सॉफ्टस्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये मुंगेर में पड़ेगा। ये कहाँ पे है? मुंगेर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दांडी कूच संबंधित है। देखिए, दांडी कूच मतलब दांडी यात्रा या दांडी मार्च, ये समझना है। ठीक है, तो दांडी कूच किससे संबंधित है? तो ये नमक से संबंधित है। ठीक है, दांडी कूच नमक से संबंधित है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 और ये चला था कब? 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। मतलब कि टोटल 24 दिन का ये यात्रा हुआ था। इसमें कितना अनुयायी साथ में थे? तो 79, टोटल 79 लोग गांधी जी के साथ चले थे। और कितने किलोमीटर का ये यात्रा था? तो याद रखना है 322 किलोमीटर का, 322 किलोमीटर का यात्रा था। ठीक है, तो इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो देखिए, सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है सेवक राम का। किसका? पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहले नाम सेवक राम का लिया जाता है, याद रखिएगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के डैश, देखिए पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। तो सभी को पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी घूर्णन में कितने लेते हैं? तो टोटल 24 घंटा ले लेते हैं मोटा मोटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो बिहार की गंगा जल की चर्चित घटना जो है वो भागलपुर की है। ठीक है, भागलपुर, याद रखिएगा। आगे है, मोपला बगावत हुई थी। तो मोपला बगावत जो है वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल का मालाबार तट पर हुआ था। केरल का मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1921 ईस्वी। कब हुआ था? 1921 ईस्वी। और ये चला था देखिए, ये मालाबार तट पर हुआ था। अच्छा, ये क्यों हुआ था? तो हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था, इसीलिए लोगों ने बगावत कर दिया। इसी को मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है या मोपला बगावत के नाम से जाना जाता है। तो बोलता है कि मोपला बगावत हुई तो कहाँ हुई? तो केरल में, याद रखना है। आगे है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सभी को पता है कि 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, वो 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद, 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो पुर्तगाल से भारत पहुंचा था। ठीक है, और वो भारत पहुंचने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था, सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो कि भारत पहुंचा था। आगे चलते हैं। बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है? तो वह है बाढ़। वह कहाँ पे है? वो बाढ़ पर है, बाढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोलता है अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से विज्ञान और गणित का क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग 50 अभी तक के हम लोग जीके का क्वेश्चन देखें। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे 25। ठीक है, आगे देखते हैं। बोलता है 51 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है वो मैक्सवेल ने किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है वो किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। अच्छा, कब किया था? तो ये किया था 1865 ईस्वी। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज कब किया था? 1885 को किया था। आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर। ये पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दृष्टि के अस्थायित्व जो होता है, ये रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है। तो दृष्टि का अस्थायित्व होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बोलता है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश का रंग जो होगा वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देगा नीला। तो ये हो जाएगा लघुत्तर तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो फोटोन जो हो जाएगा, फोटोन जो है वो प्रकाश की मूलभूत यूनिट है या मात्रा है। किसका है? प्रकाश। आगे है अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश बिखराव किस में होता है। देखिए प्रकाश का बिखराव जो होगा वो कोलाइडी विलयन में होगा, यानी कि कोलाइडी घोल हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। आगे है अगला क्वेश्चन, देखिए विसरण का मतलब छितरा जाना होता है, ठीक है। आगे देखिए बोलता है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों को जो है वो कैसे हम लोग माप सकते हैं। एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य को ये मापा जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी से, ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी से मापा जाएगा एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। कपड़ों पर लगे हुए जंग दाग को हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डेटॉल में जो प्रतिरोधी यौगिक है वो क्या होता है, ये होता है देखिए एनलोरॉक्सिलेनॉल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए छुई मुई पौधे जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, मिमोसा पुडिका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा छुई मुई का जो नाम है वो वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। अगला नंबर 51 क्या कहता है सॉरी, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। तो सिलिकॉन किसका पॉलीमर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा डाइक्लोरोसिलेन, इसका हो जाएगा पॉलीमर, ठीक है। सिलिकॉन जो है डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण हो जाएगा फ्यूरॉन। विषम चक्रीय है, ठीक है, विषम चक्रीय क्योंकि इसमें केवल 5 चक्र इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है, जो भी हो विषम चक्रीय है फ्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है। तो ग्रेफाइट की संरचना क्या हो जाएगा, षटकोणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो रक्त के जमाव को थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक होगा, तो रक्त बिंबाणु जो होगा ये आवश्यक होगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन बोलता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए जब वस्तु को हम लोग चंद्रमा पर ले जाते हैं या चंद्रमा से धरती पे लाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसका जो द्रव्यमान जो होता है उसका मास जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। द्रव्यमान नहीं बदलता, अगर कुछ बदलता है तो वो भार बदलता है, ठीक है, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। तो यहाँ पे है इसका द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बदल भी नहीं करता है तो बढ़ेगा कैसे, द्रव्यमान। इसका वजन बढ़ता है, वजन की बात तो फिर यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है। इसका द्रव्यमान घटता है, घटने की भी बात नहीं होगा। इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो बिल्कुल द्रव्यमान जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, वो कहीं भी रख दिया जाए तो द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। देखिए अगर हम गेंद को फेंकेंगे तो ये इधर से जा रहा है, ठीक है, ये स्थिर कब हो जाएगा, जब अधिकतम ऊंचाई पर चला जाएगा तब ये स्थिर होगा और फिर स्थिर होकर के नीचे आने लगेगा। मतलब कि अधिकतम ऊंचाई जाने पर इसका जो है वो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फेंकने के समय नहीं, जमीन पर नहीं, जमीन पर टकराने से ठीक पहले नहीं, सबसे ऊंचे स्थान पर जो सबसे ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वहाँ पे जो है इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। तो स्थानिक जाति जो है वो कौन सा है, तो स्थानिक जाति हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर धनेश। पहला निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, तो स्थानिक जाति धनेश हो जाएगा। भारतीय गंडा नहीं है, गुलाबी शीर्ष बत्तख नहीं, निकोबार कपूर नहीं, तो स्थानिक जाति हो जाएगा धनेश, हॉर्नबिल जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो शाही का संरक्षण किया जाता है, शाही का, याद रखिएगा। अगला है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है। तो वर्गीकरण किससे, वर्गीकरण से संबंधित रहेगा, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो वर्गीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुंदर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फाइटोक्रोम। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन जो कि मिलान करने वाला है, तो ध्यान देंगे 71 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसको छोटा ही कर देते हैं। देखिए पहला है बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम किससे मिलेगा, तो बैक्टीरियम जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा तपेदिक से, बैक्टीरियम तपेदिक। और फंगस, तो फंगस से क्या होगा, तो फंगस से देखिए दाद हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटोजोआ से क्या होगा, तो प्रोटोजोआ से कालाजार होगा। और वायरस से क्या हो जाएगा, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। वायरस से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, यानी कि ए जाएगा 2 के साथ, तो ए जाएगा 2 के साथ, बी जाएगा 4 के साथ, तो बी जाएगा 4 के साथ, सी 1 में और डी 3 में, तो डी चल गया 3 में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि क्षुद्रग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तीसरा नंबर वाला जो था मॉडल प्रैक्टिस सेट उसमें भी आया है, तो बताए भी थे। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका देखिए पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। आगे रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ? समताप मंडल में, कि ओजोन मंडल में, कि आयन मंडल में, कि क्षोभ मंडल में? ये हो जाएगा आयन मंडल में। कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, बोलता है किसी भी विस्तृत पर्न स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, तो ये होता है किसमें? A1 में। किसमें हो जाएगा? A1 में, याद रखिएगा। ठीक है, A1 में। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन देख लिए हैं, जीके का और प्लस साइंस का, और विशेष इसका हम लोग मैथ वाला जो है वो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज तक यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू।